बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज राना समीउल्लाह के साथ मलिक मदनी चैनल पर खुश आमदीद। अमूमन बच्चों के अंदर बीमारियां जो हैं वो कामन होती हैं, जैसा कि बच्चों में नमूनिया, डायरिया, पेट के मसाइल, सांस की बीमारियां और सोखड़े की बीमारियां होती हैं। बच्चों का ख्याल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन बीमारियों के हवाले से डिस्कस करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट राना वक़ात शाकिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने स्टूडियो में। थैंक यू। सर, आप इस वक्त जो है वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। सबसे पहले सर मैं डिस्कस करूंगा माल न्यूट्रिशन के हवाले से। तो इस बीमारी के हवाले से आप बताएं कि ये किस तरह जो है वो बच्चों के अंदर आती है और इससे किस तरह बचा जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना समी साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया थैंक यू सो और मच। वक्त दिया मुझे। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं माल न्यूट्रिशन, जिसे हम उर्दू ज़बान में सोकड़ा या सोकड़े का मर्ज हम कहते हैं। जी जी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन है। सही। तो इसकी प्रेवेलेंस, जो इसकी मौजूदगी है हमारे माशरे में, पाकिस्तान में, ये 40% 44% तक इसकी मौजूदगी है हमारी पाकिस्तान के अंदर। तो सही। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बच्चे में सोकड़ापन का बायस बनते हैं। तो उनमें से मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जिनको हम ट्रीट कर सकते हैं। कुछ फैक्टर्स वो अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं। सही। तो उनमें से जो मोस्ट कॉमन फैक्टर है जो हमारे माशरे में आम है, ख़ास तौर पे अंदरून सिंध और जनूबी पंजाब में, कि बच्चियों की शादी बहुत जल्दी कर दी जाती है। अगर जी कम जी। उम्री में बच्चों की शादी कर देंगे तो वो बेचारी खुद को भी नहीं संभाल पाती, तो जो बच्चा पैदा होगा तो उसको वो कैसे संभालेंगी। तो एक फैक्टर ये है कि कम उम्र की शादी है। दूसरा फैक्टर जो है वो जो माल न्यूट्रिशन का बायस बनता है, सोकड़े का बायस बनता है, वो है पॉवर्टी। और गुर्बत जो है वो हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। सही। तीसरा फैक्टर जो इफ़ेक्ट करता है वो है इलिटरेसी, जी जी। कि तालीम की कमी। जो माँ पढ़ी लिखी होगी तो वो अच्छी तरह अपने बच्चे की देखभाल करेगी। ग़िज़ाई कमी की वजह से भी होता है। तो आप अक्सर तो ये कह रहे हैं कि जो माँ जो है वो इसके अंदर जो है वो बेसिक जो है वो माँ का रोल भी है कि वो बच्चों की जी खुराक का ख्याल रखे। जी और उसके बाद जो है माँ को अपनी खुराक का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जो है वो बच्चा जब पेट के अंदर होता है तो उस वक्त भी उसे खुराक की ज़्यादा ज़रूरत है। जी। जब माँ में हमल ठहरता है तो उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है खुराक की वो बढ़ जाती है। नॉर्मली एक आम इंसान को ग्रोथ करने के लिए और मेंटेन रखने के लिए एक ख़ास कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है। तकरीबन 2200 से लेकर 2400 तक कैलोरीज़ रिक्वायर्ड होती हैं एक ख़ास ग्रोथ करने के लिए। लेकिन जब हमल ठहरता है माँ के अंदर तो ये रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। जी जी। तो तकरीबन जो 2400 कैलोरीज़ हैं वो आपसे 2900 कैलोरीज तक चली जाती हैं। तो जो जिस माँ को हमल होगा तो उसको एटलीस्ट इतनी अच्छी बेहतर खुराक होनी चाहिए कि वो 3000 तक कैलोरीज ले, जिससे उसकी भी सेहत बेहतर रहेगी और उसके बच्चे की सेहत भी बेहतर रहेगी। सही सर। तो अच्छा इन सर। कैलोरीज़ को लेने के लिए माँ अपनी खुराक बेहतर करे, हेल्दी डाइट ले, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें और खाना मिस ना करें। क्योंकि बाद वक़्त हमने ये देखा है कि माएँ जब हमल में माँ में ठहरता है तो वो अपनी खुराक खुद ब खुद कम कर लेती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जितनी खुराक बेहतर रखेंगी माँ की भी खुराक बेहतर होगी, सेहत बेहतर होगी, और जो बच्चा है, क्योंकि बेसिकली बच्चा जो खुराक माँ से ले रहा होता है, सही। तो माँ की भी सेहत बेहतर होगी और बच्चे की सेहत भी बेहतर होगी और हमारे जो बच्चे हैं वो वेल वेट बेबी पैदा होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये चीज़ है कि अगर जो सोकड़ा की बीमारी है माल न्यूट्रिशन, अगर वो बच्चे के अंदर हो गई है, बच्चा कमज़ोर पैदा हुआ है या बच्चे के अंदर कमज़ोरी है, उसके अंदर फिजिकली जो है वो कमज़ोरी है, तो उसको किस तरह कवर किया जा सकता है। अगर बच्चा लो बर्थ वेट पैदा हुआ है, जी लो जी। बर्थ वेट कहते हैं कि अगर बच्चे का वज़न आइडियली हम कहते हैं कि 2.5 किलो से ऊपर होना चाहिए, ऊपर होना लेकिन चाहिए। जी जी। हमारे पाकिस्तान में मोस्टली 2 किलो के, 1.5 किलो के, 2.25 किलो के बच्चे पैदा हो रहे होते हैं। अगर 2.5 किलो से बच्चे का वज़न ज़्यादा है तो हम कहते हैं ये गुड वेट बेबी है। अगर माँ खुराक बेहतर नहीं रखती हमल के दौरान तो उनका बच्चे का वज़न कम अगर होता है तो उसके बाद हम उसको कोप कर सकते हैं हम्म। कि अगर हम बच्चे का हक है और माँ का फ़र्ज़ है, और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी फरमाया है, सूरत बकरा आयत नंबर 232, जी जी। उसमें ये कहा गया है कि माँ बच्चे को 2 साल तक अपना दूध लाजमी पिलाएं। जी। तो हम ये कहते हैं कि 6 महीने तक तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड होना चाहिए बच्चे को, और 6 महीने के बाद बच्चा जब आगे बढ़ता है तो उसको माँ का दूध
प्लस उसको जो सेमी सॉलिड ठोस ग़िज़ाएँ हैं वो हम शुरू करवाते हैं। कौन कौन सी ग़िज़ाएँ शुरू करवा सकते तो हैं? बेसिकली हम यही मशवरा देते हैं कि आप बाहर की चीज़ें ना ख़रीदें, जो भी आप घर में साबूदाना है, खिचड़ी है, दही है, केला है, ये चीज़ें आप, या आलू बॉयल करके मैश करके वो भी आप इसको बच्चों को खिला सकते हैं। अच्छा, फार्मूला दूध भी जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है, अक्सर मदर जो है वो फार्मूला दूध भी इस्तेमाल करवाती हैं, डॉक्टर भी रिकमेंड कर देते हैं, तो क्या वो इस्तेमाल करवाना चाहिए या मदर फीडिंग ज़रूरी नहीं, है? हमारी प्रायोरिटी ब्रेस्ट फीडिंग है। जी। मदर फीड के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। तो हम यही रिकमेंड करते हैं कि बच्चे को अगर आपने ग्रोथ बेहतर करनी है तो उसको माँ का दूध पिलाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये है कि हमल के दौरान जो है, अगर माँ को ब्लड प्रेशर का इशू है या उसको शुगर की बीमारी है, तो वो किस हद तक जो है वो बच्चे की ग्रोथ के ऊपर असरअंदाज होती है, बिफोर डिलीवरी या आफ्टर डिलीवरी? असल में समी भाई, ये डिपेंड करता है कि ये ब्लड प्रेशर और जो शुगर है ये आया कि पुरानी बीमारी है। बाज़ औक़ात हमल के दौरान भी कुछ औरतों को ये दोनों बीमारियां हो जाती हैं, जी जी। तो इनका इम्पैक्ट डिफरेंट है। अगर बच्चे माँ को ये पुरानी बीमारी चली आ रही है शुगर की और ब्लड प्रेशर की, तो वो बच्चे पे इतनी ख़ास इफ़ेक्ट नहीं डालती, क्योंकि माँ को पता होता है वो उसकी मेडिसिन ले रही होती हैं। जब अचानक माँ में ये बीमारी का पता चलता है, अचानक पता चलता है कि माँ को शुगर हो गई है हमल के दौरान या उनको ब्लड प्रेशर हो गया, तो वो बच्चे के ऊपर इफ़ेक्ट डालता है, क्योंकि वो छुप के बच्चे को डैमेज कर रही होती हैं, जिनका माँ को पता नहीं होता, और इस तरह वो बच्चे को नुकसान पहुँचाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये है कि कार्बोनेटेड जो ड्रिंक्स इस्तेमाल करवाई जाती हैं, अक्सर कोल्ड ड्रिंक भी इस्तेमाल करवाए जाते हैं, और उसके साथ साथ एक और चीज़ भी है कि बच्चे जो हैं उनको मोबाइल का बच्चे इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। अब वो स्क्रीन के ऊपर टाइम ज़्यादा दे रहे हैं और फिजिकल जो है वो उस हवाले से उनकी एक्टिविटीज़ नहीं है, तो उसके हवाले से क्या कहेंगे, बच्चे की ग्रोथ के ऊपर किस कदर इफेक्ट करता है मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करना या ये कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करना ज़्यादा? कोल्ड ड्रिंक्स तो बिल्कुल भी नहीं पिलानी चाहिए बच्चों को, जी जी। इससे तो गुरेज करना चाहिए, क्योंकि ये तो एक खाम खा की हम कैलोरी बच्चों में दे रहे हैं, जिनसे ना उनकी भूख खत्म हो गई, लेकिन उनको एडवर्स इफेक्ट उसके ज़्यादा आएंगे। तो ये हम बिल्कुल भी नहीं कहते किसी को भी कि बच्चे को आप ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पिलाएं बच्चों को, ये हम मना करते हैं। और तो मोबाइल का यूज़? इसकी बजाय अगर हम ये कहते हैं कि बच्चे को दूध पिलाएं, जी जी। 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड हो, उसके बाद आप दूध की मिकदार ऐसा कम करें 2 साल तक, और ठोस ग़िज़ा बढ़ाते जाएं, तो ये बच्चे की ग्रोथ के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है ये चीज़ें। सही। और मोबाइल का इस्तेमाल अक्सर बच्चे ज़्यादा नहीं, करते हैं, तो वालिदैन जो है वो अपने जो है वो उनको मसरूफ़ रखने के लिए बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं, और बच्चा जो है वो मोबाइल के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो घुस जाता है और फिज़िकल जो है वो एक्टिविटीज़ उसकी कम होती हैं। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, फिज़िकल एक्टिविटी तो बच्चे की लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे का अगर बॉडी फिज़िकली एक्टिव होगी तो उसका ब्रेन एक्टिव होगा। हुँ। तो जो हम बच्चों को मोबाइल पे लगा के रखे रहते हैं, तो इससे बच्चे का जो ब्रेन है वो सही तरह से ग्रो नहीं कर पाता। तो हेल्दी एक्टिविटी के लिए बच्चों को आउटडोर गेम्स के लिए हमें इंकरेज करना चाहिए, बनिस्बत ये कि हम उनको मोबाइल दे के और अपनी जान छुड़वाएँ। अच्छा, ये है कि जिस तरह हम सोकड़े की बात कर रहे हैं अभी, तो इसमें जो है वो एक तो जिस्मानी सोकड़ा होता है और कोई जो है वो ज़हनी सोकड़ा भी होता है? जी, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। सोकड़े के आगे भी फिर टाइप्स आ जाती हैं कि ये सोकड़ा जो अभी शुरू हुआ है ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। जब सोकड़ा शुरू होता है पहले ये बच्चे में या किसी भी बड़े में ये बच्चे को अंडरवेट करता है, उनमें सही। उनका वज़न कम होना शुरू होता है। जब वज़न कम हो जाए और उसके बाद भी सोकड़ा चलता रहे, तो ये फिर जाके बच्चों को स्टंटेड कर देता है। स्टंटेड मीन के उनकी जो हाइट है वो भी कम होना शुरू हो जाती है, और अच्छा। जब बच्चे स्टंटेड होते हैं तो उनके बाकी अज़ा वो भी फिर सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, उनकी फिर ब्रेन की ग्रोथ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, डायरिया जो बीमारी है अमूमन आम है, तो उससे किस तरह बचा जा सकता है? अगर डायरिया हो जाए तो फिर वो उसकी केयर किस तरह कर सकते हैं, उसको कवर किस तरह किया जा सकता है घर के अंदर? डायरिया भी, हमारे पास जो 90% डायरिया होता है वो भी एक वायरल इलनेस है। जी जी। तो पाकिस्तान में हर बच्चा तकरीबन 7 से 8 एपिसोड पर ईयर डायरिया की लाजमी झेलता है। हम्म। तो अगर बच्चे को डायरिया है तो फिर मैं यही कहूँगा कि आप अपने कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट को चेक करवाएं, तो उनसे ये पता चलेगा कि ये बैक्टीरियल डायरिया है या किसी और वजह से डायरिया हो रहा है या ये वायरल डायरिया है। तो अगर वायरल डायरिया होता है तो हमारा मेन मकसद होता है कि बच्चे में हमने पानी की कमी नहीं होने देनी। जी जी। तो उनमें उनमें हमने वायरल में कोई एंटीबायोटिक एडवाइस नहीं करनी। जस्ट हम उनको कहते हैं कि जस्ट आप अगर बड़ा बच्चा है तो उसको ORS पिलाते रहें, अगर छोटा बच्चा है तो उसको माँ का दूध पिलाते रहें, सही। और ये 7 से 8 दिन में 10 दिन में ये खुद ब खुद रिकवर हो जाता है। सही। अगर इससे भी, अगर ORS से भी कवर नहीं हो रहा और पानी का ज़्यादा हो रहा है, तो फिर इसको हम एडमिट कर लेते हैं बच्चों को, और इनको फिर ड्रिप से रिहाइड्रेट किया जाता है।
डॉक्टर साहब ये है कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ज़्यादा करवाया जाता है अमूमन, तो हमारे यहाँ और अदर कंट्रीज़ के अंदर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करवाया जाता, और जो गले की बीमारियाँ हैं या पेट की बीमारियाँ हैं तो इसके लिए भी कहा जाता है एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे एंटीबायोटिक के हवाले से? इसके बारे में जो है कि पहले आप जो सर्टिफाइड पीडियाट्रिशियन है आप उससे कंसल्ट करें। आपका बच्चा जब भी बीमार होता है तो आप कोएक्स के पास या किसी और के पास जाने से बेहतर है कि किसी सर्टिफाइड चाइल्ड स्पेशलिस्ट को आप कंसल्ट करें। तो पहले इनिशियली आपको डायग्नोज बीमारी का होना बहुत ज़रूरी है। जब डायग्नोज हो जाएगा आया कि ये वायरल है या ये बैक्टीरियल इलनेस है, तो उसके बाद हम फिर रिकमेंड करते हैं कि एंटीबायोटिक देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। मोस्टली सर्दियों के मौसम में तो 80% हमारे जो अपर रेस्पिरेटरी इलनेस हैं वो वायरल होती हैं, जैसे खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, गला ख़राब, नाक का इन्फेक्शन हो जाता है या एयर इन्फेक्शन हो जाता है, ये वायरल इन्फेक्शन होते हैं। तो इनमें एंटीबायोटिक्स बिला वजह नहीं देनी चाहिए। अगर हम बिला वजह एंटीबायोटिक्स देंगे तो वो एंटीबायोटिक में रेजिस्टेंट का बायस बनती हैं, तो ये बड़ी ख़तरनाक अलार्मिंग सिचुएशन है कि बिला वजह, एक तो बिला वजह एंटीबायोटिक का यूज़ करना, दूसरा उनकी डोज अप्रोप्रिएट ना हो, और दूसरा उनकी ड्यूरेशन अप्रोप्रिएट ना हो। ये तीनों चीज़ें राइट होनी चाहिए ताकि फिर जाके हम उसको कवर करते हैं और ये रेजिस्टेंट कम होगी। अगर हम उनकी डोज कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे, उनकी ड्यूरेशन कम ज़्यादा करेंगे और वायरल इलनेस में एंटीबायोटिक देंगे तो एंटीबायोटिक के खिलाफ मुज़ाहमत पैदा होगी। डॉक्टर साहब जो अभी करंट सिचुएशन है कोरोना के हवाले से, तो आप बच्चों की केयर करने के हवाले से किस तरह बताएंगे, और कोरोना के हवाले से अगर आप कुछ बताना चाहें कि बच्चों को किस तरह हम उनकी केयर कर सकते हैं? जी, असल में कोरोना की मैं पहले आपको हिस्ट्री बता दूं कि कोरोना ये भी नई बीमारी नहीं है। कोरोना ने फर्स्ट अटैक 1962 में इसका हुआ था चाइना में। उसके बाद फिर 2002 में सेकंड अटैक आया, एपिडेमिक हुआ, वो भी चाइना में हुआ। फिर 2012 में सऊदी अरब में आया, उसको मर्स के नाम से जाना जाता है। अब 2019 में इसने पेंडेमिक की सूरत इख्तियार की। अब कोरोना एक बहुत बड़ी फैमिली है, उनमें तकरीबन वायरस की 7 स्ट्रेन हैं, 7 टाइप्स के वायरस हैं जो अटैक करते हैं। हर वायरस की इफेक्टिवनेस डिफरेंट है। तो अगर हम शुरू करेंगे, अगर माँ को अगर कोरोना हुआ है तो बच्चे पे इफ़ेक्ट करेगा या नहीं करेगा, तो ये बेसिकली एयरबॉर्न डिजीज़ है और ड्रॉपलेट से फैलती है ये। तो ये ब्लड बॉर्न या ब्लड रिलेटेड डिजीज़ नहीं है। तो इसलिए अगर माँ को कोरोना हो गया है तो वो स्टडीज़ हैं कि न्यूनेट्स में जो नवमौलूद बच्चा है उस पर इफ़ेक्ट नहीं करेगा। सेकंड, हम फिर ये बात करते हैं कि अगर बच्चा पैदा हो गया है तो उसके बाद अगर माँ को कोरोना हुआ तो फिर हम उसकी देखभाल कैसे करें। तो उसका यही है कि अगर माँ में सिम्टम्स हैं तो फिर तो माँ को आइसोलेट कर दिया जाएगा, ठीक है। और उस दौरान अगर बच्चे को दूध भी पिलाना पड़ गया है तो माँ दूध पिलाना फ़र्ज़ है, तो इसके लिए हम ये एडवाइस करते हैं कि माँ अपना दूध निकाल के फीडर में दे और बच्चा अपना माँ का दूध ही पिए। सही। अगर माँ एसिम्प्टोमेटिक है, उसमें कोई अलामात नहीं है, जस्ट उनको पता चला है, तो उसमें माँ अपने मास्क इस्तेमाल करके बच्चे को फीड करा सकती है। अगर छोटे बच्चों में, हम 2 साल से कम उम्र बच्चों में एडवाइस करते हैं कि वो मास्क का इस्तेमाल ना करें, ना न्यूनेट्स में ना 2 साल से कम उम्र बच्चों में, क्योंकि उनमें ये सफोकेशन और उनके सांस की रुकावट का बायस बन सकता है मास्क वगैरह। तो 2 साल से कम उम्र बच्चों में हम मास्क एडवाइस नहीं करते। 2 साल से ज़्यादा उम्र बच्चों में अगर हम कहते हैं कि ये बाहर जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं तो वो मास्क का इस्तेमाल करें। अगर कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है तो उससे वैसे भी दूर रहना चाहिए, एटलीस्ट 6 फीट का डिस्टेंस हो, और उसके बाद हैंड वॉश करें, मास्क का इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप आए और आपने इतने मुफीद मशवरे दिए, और इंशाल्लाह आपको दोबारा भी हम दावत देंगे अपने प्रोग्राम पर, और मज़ीद भी जो है वो आपसे डिस्कस करेंगे। मलिक मदनी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन का बटन सब ज़रूर दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको इस किस्म के प्रोग्राम देखने को ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।